आपने संवादी लहजा की बात की। जी। बिल्कुल सही उच्चारण किया। जी धन्यवाद। लहजा यानी वे ऑफ टॉकिंग या। जो हम अभी कर रहे हैं, और लहजा यानी एवरी सेकंड, प्रत्येक क्षण जब आप जो भी बात कह रहे हो वो बात अंदर तक कैसे जाएगी। जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना। क्या बात, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। क्या बात, क्या। सच तो यह है कि घड़ी को बांधना ही मुश्किल है। कभी व्यक्तिगत स्तर पर आपका कोई विरोध है तो भाषा को बीच में ले आएंगे, और कभी अपनी उनकी समझ नहीं है तो भाषा को दरकिनार कर देंगे। भाषा का तिकड़मी दरिंदा कौन है जो संसद में और है सड़क पर और है। क्या राम सांप्रदायिक हो जाते हैं? राम कहते हे भगवान, ये तो कहना ही कि कोई ईश्वर, कोई राम सांप्रदायिक हो जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जो भी इस भारत भूमि में रहेगा वो राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ढोर गवार ये कहा किसने, किस प्रसंग में कहा? नमस्कार मित्रों, अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से मैं स्वरांगी सानी, भुवन सरवटे और अमित जोशी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संवादी लहजा इस श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात अलग अलग व्यक्तित्वों से करवाते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं हमारी जर्नी में उनकी यात्रा की। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी। नमस्ते। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना उनका साधु व्यक्तित्व दिखने में है वे भी उसी तरह से हैं। विभिन्न भाषाओं में उनको महारत हासिल है। आप हिंदी बात कर लीजिए, मराठी, उर्दू, वे सभी भाषाओं में निष्णात हैं। वे बहुत उम्दा लेखक हैं, साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, विचारवान हैं, वक्ता हैं और आकाशवाणी केंद्र से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। हमारी पीढ़ी के लिए आकाशवाणी एक वह जरिया रहा है जिसके साथ हमने अपना बचपन, और अब बचपन से लेकर हम बड़े हुए आकाशवाणी सुनते हुए। तो आपने डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी को आकाशवाणी पर भी सुना ही होगा। जैसा मैं बता रही हूँ कि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार है, तो मैं सबसे पहला प्रश्न उनसे यही करना चाहूँगी कि आप किस तरह से हर भाषा को लेते हैं, और अपनी जब बात करते हैं तो क्या आप ऐसा कुछ रखते हैं कि नहीं, मैं जब इस भाषा में बात करूँगा तो इसी भाषा में बात करूँगा, या आप सभी को समाहित करके बात करते हैं? धन्यवाद स्वरांगी जी। प्रथमतः हम आपके इस चैनल के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और आभारी हैं कि आपने मुझे अवसर दिया कि हम आपके दर्शकों से, आपके श्रोताओं से, आपके चैनल के माध्यम से संवाद कर सकें। जहाँ तक भाषाओं का प्रश्न है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना बड़ा कठिन है कि अमुक भाषा हमको पूरी तरह से आती है। अच्छा। और हमें याद आ गया कि फिराक गोरखपुरी कहा करते थे अंग्रेजी को लेकर, कि वे कहते थे कि एक आध सेंटेंस नेहरू जी को आता है और एक आध पैराग्राफ जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन बोलते हैं। तो ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है, लेकिन इससे भाषा कितनी अधिक गहरी और बड़ी है इस बात का संकेत मिलता है जी। क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी भाषा को पूरी तरह से जान लेना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ तक हमारे प्रयोग की बात है तो जैसा विषय होता है उसके अनुरूप अपने आप वो शब्द, अपने आप वो वाक्य आ जाते हैं। तो विषय के अनुरूप जब आपकी भाषा होती है तब शायद आपका वक्तव्य कुछ ज़्यादा उभर कर नज़र आता है और अच्छा लगता है। इसलिए हम विषय के अनुरूप अपनी भाषा को चयनित करने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि विद्वानों के वक्तव्यों को अगर आप देखें, उनके भाषणों को अगर आप देखें, तो राधा कृष्णन के वक्तव्य में तो एकाध संस्कृत का श्लोक आता ही आता था। तो हमें हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि आपके पास अपना संचित उतना नहीं होता जितना जो कुछ संचयन में है जब आप उसका प्रयोग कर लेते हैं, जो कुछ लोगों ने कहा है। फिर आप चाहे अपने वक्तव्य में किसी शेर का इस्तेमाल करें, किसी कविता का इस्तेमाल करें, किसी श्लोक का इस्तेमाल करें, तो शायद बात वजनदार हो जाती है। प्रसंगानुरूप भाषा, भाषा के अनुरूप प्रसंग।
क्या बात, बहुत बढ़िया आपने ये बात कही कि जी जिस तरह से प्रसंग है उस तरह से आपकी भाषा होनी चाहिए, और जैसी भाषा है प्रसंगों को भी उसी तरह चुनना चाहिए। जी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी आकाशवाणी से जुड़े हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, आकाशवाणी को समय का पाबंद कहा जाता है, लेकिन वो घड़ी का इस्तेमाल कभी नहीं करते। और जो मैं बात करी थी साधुपन में है, तो कितना बड़प्पन है कि वो कह रहे हैं कि एक भाषा सीखने में उम्र गुजर जाती है। हमारे युवाओं को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आज के युवाओं की तो भाषा बहुत खिचड़ी हो गई है जी। और वो उस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी से। तो मित्रों, आज के युवाओं को हमेशा लगता है कि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो घड़ी नहीं पहनते हैं और घड़ी उनकी मोबाइल में है, और वो बड़े फास्ट, उनका सारा जीवन ही बहुत फास्ट हो गया है। तो हमारे साथ में ऐसे एक व्यक्तित्व है जो बहुत संयत विचार रखते हैं, संयत वाणी जिनकी है, और बहुत उम्दा हमारे साथ में है। वो विभिन्न विधाओं में लिखते हैं। उनके आकाशवाणी से जुड़े होने से कई रूपक तो उनके हैं ही, किताबें उनकी हैं, फिल्मों पर उन्होंने बहुत लिखा है, और उसके साथ में उन्होंने गीत लिखे हैं, गज़ल लिखी है, कविताएं लिखी हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ सुनाए भी हमें। स्वरांगी जी, आपने घड़ी का जिक्र किया हाँ जी। कि हम घड़ी नहीं बांधते हैं। हाँ सच तो यह है कि घड़ी को बांधना ही मुश्किल है, हाँ हाँ, समय को क्योंकि कौन सी घड़ी कब आएगी। जी। क्योंकि हम जिस घड़ी की बात कर रहे हैं, ये घड़ी तो हमारी बनाई हुई एक भौतिक यंत्र है, और वो घड़ी ईश्वर के हाथ में है। इसलिए इस घड़ी का कोई बहुत महत्व रह नहीं जाता है। जी। क्योंकि हर घड़ी अपने समय से अपना कार्य करती है, ऐसा हमारा विश्वास है। और पता ही नहीं है, हमको याद नहीं है कि कब से हमारे हाथ में घड़ी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हर चीज़ अपनी घड़ी के हिसाब से ही होती है। आजकल प्रोमो का बहुत युग चल रहा है कि लोग अपनी बात प्रमोट करते हैं। तो मैं आपने जो बात कही उसमें से लोक संवरण नहीं कर पा रही हूँ। हमारे चैनल मेलोडियस लिरिकल जर्नी पर एक गीत है, घड़ी घड़ी ये बीते बीत न जाए घड़ी, और मुझे वो अचानक से याद आ गया, जिसे हमारे ही दो मित्रों भुवन सरवटे और अमित जोशी ने गाया। भुवन सरवटे ने उसका संगीत दिया है। तो खैर, हम बात आपसे ही कर रहे थे, तो मैं फिर लौटती हूँ आपके और कि आपने तो इतनी विधाओं में लिखा है। मैं तो एक बात कह रही हूँ, तो मैं अपने लोक संवरण नहीं कर पा रही। आप किस तरह से अपने आप को बचा कर रखते हैं सारी ग्लैमर से या सब चीज़ों से? नहीं, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता। आपका जीवन जिस तरह से चल रहा है जी, तो कोई ना कोई है एक सत्ता जो आपका जीवन चला रही है। आपके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो भी कोई आपसे करवा रहा है। इसलिए हमारे हाथ में कुछ है नहीं। भाग्य, किस्मत, तकदीर, मुकद्दर, इस पे आप विश्वास रखते हैं? विधि लिखित, इस पर विश्वास की क्या बात है। देखिए, वो तुलसी ने राम के मुख से कहलवाया है। जी। और वो कहा है उन्होंने कि हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मैटन हारा। वाह वाह। कि रघुवंश कुमार ने कहा कि विधि का लिखा कौन मिटा सकता है। तो हम अपनी तकदीर को तो बदल सकते हैं अपनी तदबीर से, हाँ। लेकिन हम अपनी डेस्टिनी, हम अपना मुकद्दर, वो जरा मुश्किल से शायद बदल पाते हैं। वही जो राम रुचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वही साखा। जी। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, हमारे यहाँ बड़ा संतुलन किया गया है ना। इसीलिए तुरंत कह दिया, अगर ये कहें कि हम भाग्य, डेस्टिनी या भाग्य के भरोसे ही बैठे रहेंगे, तो वो भी नहीं है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। क्या बात, संस्कृत में तुरंत कह दिया गया है कि सोते हुए शेर के मुख में मृग नहीं जाता। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जी। जो जस कर्म सुतस फल चाखा। क्या बात। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा संतुलन बनाया गया है। कोई एक ये नहीं कह सकता कि हम भाग्य के भरोसे रहेंगे, और भाग्य के भरोसे रहेंगे तो फिर हम कुछ करेंगे नहीं। तो आपको तुरंत उधर संकेत मिल गया। जहाँ तक आस्था की बात है, तो आस्था इतनी कि कबीर ने भी मान लिया, कबीर तो ज्ञान मार्गी हैं, लेकिन कबीर ने भी मान लिया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचत सो बड़ा, क्या है, ऋतु आए तब फल होए। माली सींचत सो बड़ा, ऋतु आए तब फल होए। या फिर तुलसी ने कहा कि तुलसी बिरवा बाग के सींचत में मुरझाएं, और राम भरोसे जे रहें पर्वत पे हर्षाएं।
क्या बात। तो हमारे यहाँ कर्म और श्रद्धा, कर्म और भाग्य, कर्म और भक्ति, इस सब का बड़ा संतुलन किया गया है। अगर हम थोड़ा बारीकी से विचार करें तो फिर हमें अपने आप पर अहंकार होने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जी। और आप इतना राम के बारे में कह रहे हैं, तो इन दिनों में राम को लेकर बहुत एक अलग माहौल हो जाता है। राम की बात आप करते ही आपके जी। ऊपर तुरंत भ्रुकुटियाँ तन जाती हैं। और आपने राम पर तो इतना आपका एक शायद से इतिवदती आपका हमारा एक कार्यक्रम था इतिवदति तुलसीदास, जी, जिसमें हमने राम भजनों को लिया था और वो आकाशवाणी के लिए भी किया और बाहर भी उसके प्रयोग किए। इसके अलावा हमने राम पर लिखा भी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या राम सांप्रदायिक हो जाते हैं राम कहते हे बराबर? भगवान, ये तो कहना ही कि कोई ईश्वर, कोई राम सांप्रदायिक हो जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और राम के चरित्र में ऐसा एक भी आप व्यवहार नहीं पाएंगे जिसे आप मर्यादा के बाहर कह सकें। वो छोटे छोटे लोग उदाहरण तमाम देते हैं, उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पार्वती से शंकर कह रहे हैं राम अतर की बुद्धि मन वाणी। अच्छा। बुद्धि, मन और वाणी से तर्कातीत हैं राम। राम अतर की बुद्धि मन वाणी, मत हमार असुनहु सयानी। और उसके अनेक उदाहरण हैं कि राम किस तरह से तर्कातीत हैं। इसके उन्होंने अपने जीवन से ही उदाहरण दे दिए हैं। जब वो समुद्र के पास जाते हैं मार्ग मांगने के लिए, उसके लिए वो 3 दिन उसकी पूजा करते हैं, तप करते हैं, है ना। विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीति। शिक्षा में देते चले जाते हैं और तब वो बाण खींच लेते हैं। तो हर जगह उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया है। क्यों? सत्ता तो उनके लिए अगर सच में होती तो दशरथ तो मन से चाह ही नहीं रहे थे ना कि वो जाए, वो रह सकते थे। दशरथ के कहने से वो वन को चले गए। दूसरी तरफ वो भरत जब लेने गए तब भी वापस लौट सकते थे। जब उन्होंने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया बाली का वध करके, तब वो राज्य अपने में मिला सकते थे। जब वो लंका उन्होंने जीत ली और विभीषण का राज्याभिषेक किया, तब भी वो सत्ता ले सकते थे। यद्यपि स्वर्णमयी लंका तथापि में न रुच्यते, बिल्कुल उन्हें तब भी पसंद नहीं थी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गा। आप इतने संस्कृत के उदाहरण दे रहे हैं और आप उर्दू के भी इतने करीब हैं, तो राम को आपने उर्दू साहित्य में भी देखा? हमने क्या देखा, राम पर इतना लिखा है, वो व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो जात, धर्म, प्रांत, भाषा सबसे परे है। और इसीलिए तो मैथिली शरण गुप्ता ने कहा ना कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। और शमसी मीनाई की एक इतनी खूबसूरत नज्म है राम। मैं राम पर लिखूं, मेरी हस्ती कहीं की कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। क्या बात। तो जो भी इस भारत भूमि में रहेगा वो राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और इसीलिए एक शायर ये कहता है ना कि र का मतलब है चलें सब सीधी राह पर, चलें सब सीधी राह पर। रा का मतलब है चलें सब सीधी राह पर, म का मंशा है कि मंजिल से गाफिल न रहें। वाह वाह, क्या बात। तो हमारे यहाँ ये 2 व्यक्तित्व ऐसे हैं, राम और कृष्ण, की जिसकी भक्ति सभी ने की। कृष्ण भक्त तो कितने कितने मुस्लिम कवि हुए, है ना। ताज बीबी ने तो लिखा कृष्ण के लिए, नजीर अकबराबादी ने लिखा। ताज बीबी ने लिखा कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर हूँ, तो मुगलानी पे हिंदुवानी बह रहूंगी। क्या बात, क्या बात, क्या तो बात, राम और कृष्ण हमारे यहाँ एक ऐसे 2 व्यक्तित्व हैं। कृष्ण का पूरा जो व्यवहार है वो व्यवहारिक व्यवहार है, प्रैक्टिकल। और राम का जो है वो आदर्शवादी है। और इसीलिए ये दोनों महानाट्य हैं, महाकाव्य हैं। और महानाट्य और महाकाव्य में एक सदनायक होता है और एक खलनायक होता है। राम के मुख से कोई भी ऐसा वक्तव्य बताइए जो समाज को स्वीकार नहीं है। वे सदनायक हैं और जो कुछ भी कहा गया है वो कभी उस पात्रों के माध्यम से कहा गया है जो राम के शत्रु हैं या उसके आसपास हैं। अब ये जो बार बार कहा जाता है ना कि
ढोर ढोर गवार गवार शूद्र शूद्र को, ये को, कहा किसने, किस प्रसंग में कहा? हम्म। ये तो समुद्र को जब मार्ग देने से उसको उसने मना किया और जब वो प्रकट हो गया तो अपने बचाव में क्या कहेगा, तब उसने ये कहा है, समुद्र ने कहा है। समुद्र ने कहा है। और ये प्रचारित किया जाता है कि ये राम ने कहा राम है। के मुख का एक भी व्यक्तित्व नहीं, एक भी वक्तव्य नहीं है। अब वो मंदोदरी की निंदा कर रहा है रावण, क्योंकि मंदोदरी ने बहुतेरे समझाया रावण को और ये कहा कि भाई आप जो है वो सीता को लौटा दें। तब रावण अब क्या करता, तो रावण ने मंदोदरी को समझाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश में वो क्या कहता है, नारी स्वभाव सत्य जग कहीं। रावण कह रहा है मंदोदरी को समझाते हुए, नारी स्वभाव सत्य जग कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। नारी के स्वभाव में 8 गुण हमेशा, दुर्गुण हमेशा रहते, गुण अवगुण सब, है ना। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। तो अब अगर नारी के संदर्भ में कोई आज प्रश्न उठा ले तो, लेकिन अपने बचाव में वो खलनायक है उस समय, तो वो मंदोदरी को समझा रहा है कि ये अवगुण जो है वो आप में सदा रहते हैं, ये तो सारा जग मानता है और फलाना है और ठिकाना है। तो इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, पूरे परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखा जाना चाहिए। और जब आप राम कथा कहते हैं और देखते हैं तो पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखते हैं तो फिर आपको उसमें दोष उस तरह से आप नहीं खोज पाएंगे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी से और देख रहे हैं आप कि उन पे स्मरण शक्ति उनकी कितनी अद्भुत है कि उन्हें कितने चीज़ें याद हैं। और आज के युग की बात मैं बार बार जब करती हूँ कि हम हर बार गूगल पे या इस पे निर्भर हो गए हैं आज की पीढ़ी कि वो देखे कि क्या किस संदर्भ में है, लेकिन उन्हें याद है। आपने नारी की बात की, मुझे बहुत खुशी बताते हुए हो रही है कि हमारे चैनल का फ्रंट चेहरा यदि एक स्त्री या मैं हूँ स्वरांगी साने, तो मेरे पीछे सपोर्ट के लिए अमित जोशी, भुवन सरवटे हैं। उन दोनों के सहयोग के बिना हमारा ये चैनल कुछ भी नहीं है। और मैं जब बात देवधर सर की कर रही हूँ तो आप मूलतः छतरपुर के हैं और मुझे लगता है कि कविता की यात्रा आपकी वहाँ से शुरू हुई, उसमें माँ का बड़ा योगदान रहा, फिर पत्नी का योगदान रहा और आपकी 2 बेटियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में उन्होंने जो कहा वो अभी वो रावण के संदर्भ में कहा, लेकिन उनके विचार महिलाओं को लेकर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो हम बात क्यों ना आपकी कविता की करें और आपकी जो छतरपुर का आपका परिवेश रहा है जहाँ से आप मूल है, उससे शुरुआत बात करते हैं। जी स्वरांगी जी, आपने 2-3 प्रश्नों को एक साथ जी मिला दिया है। जहाँ तक हमारी जर्नी का प्रश्न है तो मूल रूप से हम छतरपुर के हैं, लेकिन जहाँ तक इस देवधर सरनेम का प्रश्न है तो मूल रूप से हमारे परदादा रत्नागिरी के मिठागौनी घराने से चले, अच्छा। उस गांव से चले और हम लोग वहाँ से चलते हुए फिर बुंदेलखंड में स्थायी हो गए। हाँ, बुंदेलखंड में हमारा निवास बना और उसके बाद में फिर हम अपने पले बड़े बुंदेलखंड में ही। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक कर्म क्षेत्र होता है और एक जन्म क्षेत्र होता है। तो हमारी तो दोनों भूमिकाएं एक ही जगह की हैं, यानी हमारा कर्म क्षेत्र भी वो रहा लंबे समय तक और हमारा जन्म क्षेत्र भी वही है। जहाँ तक हमारी कविता की जर्नी की बात है तो आकाशवाणी छतरपुर का उद्घाटन हुआ 7 अगस्त 1976 को और 8 अगस्त को पहली कवि गोष्ठी हुई जिसमें युवा कवि के रूप में हम भी शामिल हुए और इस तरह से हमारी जर्नी कविता की आप शुरू तब हो गई। आकाशवाणी में लग चुके थे? जी नहीं, हम तो अच्छा। बीकॉम फाइनल में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 क्योंकि 75 हो गया था और 76 में उद्घाटन हुआ तो हम 78 में तो नौकरी में ही आ गए थे। अच्छा। लेकिन हम आकाशवाणी से हमारा संपर्क 76 से शुरू हो गया था और बीकॉम का हमारा रिजल्ट आया हुआ था। हम एमए प्रीवियस कर रहे थे उस समय। इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई और फिर वो हमने कविताएं पढ़ी, फिर कविताएं और लिखना शुरू हुआ। जहाँ तक अन्य विधाओं की बात है तो गीत भी कहे और तुकांत रचनाएं भी कहीं, गज़ल कहने की कोशिश भी की और रूपक तो बहुत लिखे। आपके जो सारे संघर्ष की पूरी बात आप कर रहे हैं जी कि आपने आकाशवाणी से इतने पहले से आप जुड़ भी गए आकाशवाणी से बिल्कुल। जी तो ऐसी कोई आपकी कोई गज़ल आपको याद आती है जो आपकी पूरी यात्रा को 1-2 लाइनों में बता दे? अब ऐसा है कि जीवन बड़ा लंबा है और जीवन का पटल भी बड़ा विस्तृत है। बिल्कुल। दोनों बातें, उसमें लंबाई भी है और उसमें चौड़ाई भी है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ याद रह जाता है। तो क्या क्या याद करूं मैं साथी, ये आपकी गज़ल का। जी ठीक मुझे कुछ याद नहीं है। जी क्या क्या याद करूं मैं साथी, ठीक मुझे कुछ याद नहीं है। जीवन से गहरा नाता है किंतु सही संवाद नहीं है। क्या बात क्या बात। एक उसका जीवन ये से शेर, गहरा नाता है। जीवन से गहरा नाता है
किंतु सही संवाद नहीं है। उसका एक आखिरी शेर है, फिर तो और भी 4-5-6 हैं कि अपनों से संघर्ष बहुत है, कैसे कहूँ विषाद नहीं है। सही बात। अपनों से संघर्ष बहुत है, कैसे कहूँ विषाद नहीं है। सब कुछ नहीं अकारण लेकिन ठोस कोई बुनियाद नहीं है। क्या बात। छोटी छोटी चीजों से कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं। सब कुछ नहीं अकारण लेकिन ठोस कोई बुनियाद नहीं है। इसके बीच में लंबी 2, 4, 6, 8 शेर और हैं उसमें। जी। मित्रों, देवधर जी ने अभी संवाद की बात कही और हम संवादी लहजा में ही बात कर रहे हैं अपने चैनल पर उनसे। तो आप संवाद के साथ में मुझे याद आता है कि आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं। आप बहुत अच्छा संवाद साधना जिसको बोलते हैं कि किसी व्यक्ति से संवाद आप बहुत अच्छे से स्थापित कर पाते हैं, उसकी वजह आकाशवाणी भी रही होगी। और आप इसके लिए भी कार्यशालाएं भी ले रहे हैं युवाओं को लेकर। आपको इन कार्यशालाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है कि मतलब आपको क्यों लगता है कि इस तरह की कार्यशालाएं होनी चाहिए? अपनी कार्यशालाओं के बारे में हमें बताइए। आपने संवादी लहजा की बात की। जी, बिल्कुल सही उच्चारण किया। जी, धन्यवाद। अब बात ये होती है, देखिए कि साधारणतः बोलने में नुक्तों का, अनुस्वारों का लोग ध्यान रखते नहीं। और ये तो हमें आकाशवाणी की देन है जी कि भाषा किस तरह से आपकी बिल्कुल परनिष्ठित, शुद्ध, आपका तलफ़ुज़ एकदम करेक्ट होता चला जाता है। जी। तो लहजा यानी वे ऑफ टॉकिंग जो हम अभी कर रहे हैं, और लहजा यानी एवरी सेकंड, प्रत्येक क्षण। तो जरा से नुक्ते से चीज़ इधर से उधर हो जाती है। और हमारी कोशिश ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी जब एंकरिंग कर रहा हो या आदमी जब कोई कंपेयरिंग कर रहा हो तभी उसको इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अच्छी भाषा, अच्छे संवाद की ज़रूरत तो सबको है, चाहे वो वकालत कर रहा हो, चाहे वो प्राध्यापक हो, प्रोफेसर हो, पढ़ा रहा हो, या साधारण बातचीत भी कर रहा हो। कि जब साधारण बातचीत में आपका उच्चारण शुद्ध होता है, जब आपके कहने का ढंग अलग ढंग का होता है, जब आप जो भी बात कह रहे हो वो बात अंदर तक कैसे जाएगी। जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना। क्या बात। मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। क्या बात, क्या तो बात, इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है, और इसीलिए हमने वो वर्कशॉप, और हम धन्यवाद कहना चाहेंगे उन महाविद्यालयों को भी जिन्होंने ये वर्कशॉप आयोजित किए। हमने पुणे के लगभग सभी प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में वो वर्कशॉप लिए, और कभी हमने उसको कुछ नाम दिया, कभी उसको कुछ नाम दिया, और अभी भी एक वर्कशॉप लेने की संभावना हमारी है जिसे हमने वर्ड्स एंड वॉइस ये नाम दिया है। अंग्रेजी नाम दिया। हाँ, क्योंकि जीवन में इन्हीं 2 शब्दों का महत्व है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी आवाज़ और आपके शब्द, इन दोनों का बहुत इम्पैक्ट है, बहुत महत्व है। और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ऋषि ने गा दिया। स्वरश्च में श्लोकश्च में, वो प्रार्थना करता है कि मुझे स्वर दो और मुझे श्लोक दो, यानी शब्द दो। अच्छा। हाँ, स्वरश्च में श्लोकश्च में, मुझे स्वर दो और मुझे शब्द दो, क्योंकि इन्हीं दोनों का महत्व आपके वक्तव्य में है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर हमें कुछ मिला तो अब वो समय है कि अगर बहुत थोड़े में हम बांट सकें, हम दे सकें। वो मराठी में कहते हैं ना कि समाजाचं देणं लागतं, तो आपको कुछ चुकाना भी होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ है, जो कुछ भी है, और अगर हम दे सकते हैं, तो वो वर्कशॉप अगर कोई आयोजित करता है तो हम बहुत आनंद के साथ में, बहुत प्रसन्नता के साथ में उसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब आपको कह रही हूँ, और आपने बीकॉम की बात की थी, तो मुझे जानना चाहूँगी कि आपने पीएचडी किस पर की? और आप जो कह रहे हैं कि वक्त पर बोलना, मुख्तसर बोलना, खूब लिखना, शायद क्या? जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। मुद्दतों सोचना। तो आपने, मुझे जहाँ तक लगता है, रियाज हम कहते हैं, तो रियाज हम कहते हैं शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य, इसमें ही, लेकिन आप शायद रोज लिखते हैं और बहुत ज़्यादा लिखते हैं, और आपके अनुवाद भी बहुत हैं। तो अभी तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, या टूल्स उपलब्ध हैं, कह लीजिए उनको। मशीनी अनुवाद बहुत हो रहा है, लोग बड़ी सरलता से उसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अनुवादक हो गए जी। तो आपकी भूमिका उसमें किस तरह से देखते हैं? हमें लगता है कि ये माध्यम बहुत आसान हो गए हैं, और मुझे लगता है कि इन माध्यमों ने हमें बहुत सहारा भी दिया है। अच्छा। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि, क्योंकि ये तो अंततः इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, सुई चुभती भी है और सुई सीती भी है।
क्या बात, अब चुपती भी है, सीती और भी है। सीती भी है। अब आप इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो मशीन आपको काम करने की सुविधा दे सकती है, लेकिन मशीन आपको विचार नहीं दे सकती। और अनुवाद में तो इस तरह के शब्द होते हैं कई बार कि उस प्रसंग के पूरे संदर्भ से जोड़कर आपको अनुवाद करना होता है। इसलिए मशीनी अनुवाद जो आपने कहा कि उससे सहारा मिल सकता है, लेकिन वो परफेक्शन अगर आप बात करते हो तो वो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कल्पना शक्ति, अपनी वोकैबुलरी, अपनी आपको सूझबूझ इस्तेमाल करनी होती है। और इसलिए अनुवाद में ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी होती है। और हमने अनुवाद किए, निस्संदेह किए, बहुत से अनुवाद किए। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से आपकी कई किताबें आ चुकी हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से हमारी आपकी पुस्तकें आई। कितनी किताबें आ चुकी हैं अब तक? अनुवाद के रूप में हमारी लगभग 11 पुस्तकें हैं। अनुवाद की 11 पुस्तकें हैं। अनुवाद की और 11 पुस्तकें हैं, जिसमें आपने कहा कि नेशनल बुक ट्रस्ट से हैं, कुछ साहित्य अकादमी से हैं, और कुछ अलग वाणी प्रकाशन से एक अनुवाद है। तो वो यात्रा भी चल रही है। और साथ में हमारी अपनी पुस्तकें हैं फिल्मों पर, जो हमने समीक्षा की है फिल्मी गानों की। उन गानों में हमने सिर्फ वो किस्से नहीं जोड़े हैं, बल्कि उसमें हमने जो प्रेम है, अध्यात्म है, संस्कृति है, साहित्य है, इतिहास है, उन संदर्भों को जोड़ा। और वो उस तरह से पोस्टर्स भी आपने उसमें दिए हैं। हाँ, वो पोस्टर भी दिए हमारी उस किताब में है। आपने जो बात कर रहे हैं अभी कि अनुवाद का जो टूल है, अभी वो उपकरण हो गए हैं जी आकाशवाणी जब नया नया आया था, जी जी तब कई गायकों ने आकाशवाणी पर रिकॉर्डिंग करना भी उनको पसंद नहीं आता था कि वो रिकॉर्डेड आवाज़ जो है वो तो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल आवाज़ है, कृत्रिम आवाज़ है। जी 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 तो तब आप मतलब उपकरणों से तो आपका जुड़ाव हमेशा से रहा है। हमने कहा ना कि उपकरण तो, और जहाँ तक कृत्रिम आवाज़ की बात है तो नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी वॉइस को माइक, ऐसे ऐसे माइक हैं जो और इम्प्रूव करते हैं। इसलिए वो बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि संगीत महफिल का अपना मज़ा है और रिकॉर्डेड प्रोग्राम का अपना मज़ा है। संगीत प्रोग्राम के लिए जो लाइव होता है उसमें आपको जाना होता है। और हमारे यहाँ इस लाइव संगीत प्रोग्राम की शुरुआत तो बड़ौदा स्टेट से हुई है। और उसके बाद में आकाशवाणी ने भी संगीत सभाओं का आयोजन करना शुरू किया। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू हुआ। ये भी लगभग जो है 1950, 55, 56 से लगातार कुछ अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू हुए। जी, आकाशवाणी के दिनों की आप याद कर रहे हैं, तो आप उस दौर से आकाशवाणी से जुड़े थे जब आकाशवाणी का एक स्वर्ण युग जिसको हम कह सकते हैं। जी जी। आज आकाशवाणी की सामयिकता कितनी रही है, और उससे भी ज़्यादा पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीतों की महफिलों का आयोजन किया था। आप पुणे आकाशवाणी केंद्र में केंद्रीय निदेशक के रूप में सहायक केंद्रीय निदेशक के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए। इतने बड़े ओहदे तक आप पहुँचे, लेकिन पुणे आकाशवाणी में महाराष्ट्र में रहते हुए जी हिंदी का प्रचार, हिंदी का प्रसार, क्योंकि यहाँ की पहली भाषा हिंदी नहीं रही। अभी पिछले 10 सालों में तो चीज़ें बदली हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हिंदी भाषी आए हैं, लेकिन जब 10 साल पहले आप आकाशवाणी में थे तब हिंदी आपका एक विकल्प की तरह हो गया था कि हिंदी विभाग देवधर जी, या आकाशवाणी में हिंदी तो देवधर जी। आपने अहिंदी भाषी में ऐसा किस तरह से अपना मुकाम हासिल किया कि अभाषी हिंदी क्षेत्र में एक गढ़ के रूप में आप तैयार हो गए थे कि हिंदी की बात यदि आकाशवाणी में कोई कर रहा है तो डॉक्टर देवधर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि भाषा का प्रश्न जो है वो बड़े अजीब ढंग से उलझा है, जो नहीं होना चाहिए था। जो व्यक्ति जितनी भाषाएं अधिक जानेगा वो बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अधिक प्रखर होगा, समृद्ध होगा। इसलिए ये राजनीतिक एक मुद्दा हो गया। और इस तरह से जो लोग सोचते थे, कभी व्यक्तिगत स्तर पर आपका कोई विरोध है तो भाषा को बीच में ले आएंगे, और कभी अपनी उनकी समझ नहीं है तो भाषा को दरकिनार कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है, मुझे धूमिल की एक कविता याद आ गई इस संदर्भ में। वो लिखते हैं कि भाषा का तिकड़मी दरिंदा कौन है? भाषा का तिकड़मी दरिंदा कौन है, जो संसद में और है, सड़क पर और है। अरे वाह 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 वाह, है ना? यानी जिनका भाषा से कोई खास लेना देना भी नहीं है, वो लोग भाषा को लेकर झंडा ऊपर कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हमें यहाँ आई। थोड़ी उन प्रसंगों की चर्चा यहाँ हम बहुत प्रासंगिक नहीं समझते। लेकिन इसमें जो आपने प्रश्न उठाया है तो दिक्कतें हुई। और जबकि
अगर यही प्रश्न है और अभी भी जो प्रश्न उठ रहा है, तो हमारा ये कहना है कि कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कहीं भी किसी भी भाषा का विरोध नहीं हो सकता। ये एक राजनीतिक स्टूल बन गया है, और इसीलिए मुझे धूमिल बहुत अच्छे लगते हैं जब वो ये कहते हैं कि भाषा का ये तिकड़मी दरिंदा कौन है जो संसद में और है, सड़क पर और है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इसमें सब कुछ आ गया। तो इसलिए हम समझते हैं कि आकाशवाणी में भी जिस तरह की आपकी प्रशंसा के लिए हम आभारी हैं, लेकिन हमने अपनी ओर से पूरा देना चाहा, क्योंकि हम हिंदी क्षेत्र से आए थे, इसलिए हमें विभाग भी वो दिया गया, और वो हमारा स्वभाव था कि हमने आकाशवाणी को कभी भी नौकरी की तरह नहीं लिया। हम काम करना चाहते थे और हमारी रुचि का विषय था, इसलिए हम काम करते रहे। और इसलिए ये बात आपके मन में आई कि एक विकल्प के रूप में हमें देखा गया होगा, तो हम उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। ये चर्चा बहुत अच्छी जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कोई कविता आपकी पसंदीदा पढ़ें, और एक तो मेरी किताब है वो हस्ती बहुत है, इसमें से भी आपको कोई ऐसी कविता लगती है? हमें आपकी कविता प्याज बहुत पसंद थी। जी जी, ये मतलब यानी कि हम कभी कभी उदाहरण दे देते हैं। जी, आप कविता बता रहे थे। हम तो आपकी कविता की चर्चा करना चाहते हैं जी। वो हस्ती बहुत है, हाँ यानी आपने अपना व्यक्तित्व ही उस कविता संग्रह में दे दिया है जी। और उसमें एक कविता आती है आपकी प्यास, उसके तो कई उदाहरण हम दे चुके हैं। तो उस कविता में ये था कि बहुत सारा प्याज काटने बैठ जाती थी माँ, कहती थी मसाला भूनना है। बहुत सारा प्याज काटने बैठ जाती थी माँ, कहती थी मसाला भूनना है। दीदी को भी प्याज काटना पसंद था, वो भी बहुत प्याज काटा करती थी, लेकिन तब समझ नहीं पाती थी इतना क्या अच्छा है प्याज काटने में जी। तब समझ नहीं पाती थी इतना क्या अच्छा है प्याज काटने में। आज पूछती है बेटी, यहाँ कविता आपकी बहुत कुछ कह जाती है। आज पूछती है बेटी क्या हुआ, और वो कह देती है कुछ नहीं, प्याज काट रही जी। तो बेटी का प्रश्न और प्रश्न के उत्तर पर उसका अपना बचपना कि उसको तब समझ में नहीं आता था, अब पूरा समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक स्त्री अपने दर्द को अपने आप में छुपाती है। तो ये कविता हमें इस संदर्भ में बहुत अच्छी लगी थी और हमें याद हो गई थी। ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी स्मृति बहुत उम्दा है, और आप इतना मतलब आपको आपका लिखा भी याद है, दूसरों का लिखा भी याद है, और दूसरों का लिखा याद है इसीलिए अपना याद रह जाता है। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। क्योंकि हम उतना नहीं लिख सकते जितना लिखा जा चुका है और जितना चारों तरफ अपने फैला है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये उतना नहीं लिख सकते हैं, ये कहते हुए तकरीबन रोज़ाना लिखते हैं, उनकी रोज़ाना की बैठक है। यदि बहुत लिखते तो कितना लिखते, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अलग अलग विधाओं में लिखते रहें। तो हमें कुछ आपका कोई गीत यदि हो तो वो सुनाइए, और कुछ कविता भी सुनाइए। और मैं आपकी फिर से बहुत आभारी हूँ हमारे चैनल अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से। मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और दर्शकों, यदि आप इसी तरह से और व्यक्तित्वों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए कि आप किन लोगों से बात सुनना पसंद करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन लोगों से संवाद कर सकें। तो मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ, लेकिन कार्यक्रम विराम नहीं होता है। हम सुन रहे हैं अभी देवधर सर से, उनका एक जो भी उन्हें पसंद आता है मैं उन पे छोड़ती हूँ। आपने गीत की बात की है, तो गीत का सिर्फ मुखड़ा और एक आध बंद हम कह देते हैं और फिर कविता से इस कार्यक्रम को विराम दे देते हैं, जैसा आपने कहा। जी जी जी। तो मेरा गीत था कि तुम जीवन में ऐसे आए जी, तुम जीवन में ऐसे आए जैसे उजले धवल वस्त्र पर एक रेख काजल लग जाए। ओहो, तुम जीवन में क्या ऐसे बात, आए। बहुत सुंदर। और उसका एक आधा बंद पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जी, उसका बंद है, बहुत कठिन है यूं हंस पाना, गम सहना कुछ न कह पाना। ओहो हो, यस 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 यस, वो हस्ती बहुत आपकी है। प्यास। हाँ, बहुत कठिन है यूं हंस पाना, गम सहना कुछ न कह पाना। या तो दीवाना हंसता है या फिर जिसे खुदा हंसाए। वाह। तुम जीवन में ऐसे आए जैसे उजले धवल वस्त्र पर एक रेख काजल लग जाए। बहुत बहुत। और इसको एक पौराणिक प्रसंग से जोड़ते हैं।
एक हंसी का मोल न जाना, हंसने का न क्षण पहचाना, जी एक इसी हंसने के कारण घोर महाभारत मच जाए, तुम जीवन में ऐसे आए जैसे उजले धवल वस्त्र पर एक रेख काजल लग जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया और बहुत इसके पाँच गहरी छह बात, बंद हैं। बहुत गहरी बात। जी। और मैं जैसा कि कह रही थी, एक समापन विराम। आपकी कविता जी। से बिल्कुल। जब आपने ये कहा था कि हम गज़ल भी कह लेते हैं और गीत भी कह लेते हैं, लेकिन आजकल जैसा दौर है मुक्त छंद का, हाँ तुका। तो लेकिन उसमें भी छंद है, हाँ, वो मुक्त लय, है, हाँ। लेकिन एक लय है जी उसमें। जी। और ये एक हमारी कविता है कि कविता सौंपती है समाज को नया दायित्व बोध। कविता सौंपती है समाज को एक नया दायित्व। कविता सौंपती है समाज को एक नया दायित्व बोध। कविता नहीं छोड़ती साथ अकेले होते जाते आदमी का। बहुत बढ़िया। कविता नहीं छोड़ती साथ अकेले होते जाते आदमी का। वो दिखाती है संघर्ष के सच। वो दिखाती है संघर्ष के सच, हालात से जूझने के नए गुर। वो दिखाती है संघर्ष के सच, हालात से जूझने के नए गुर। कभी ठहरती नहीं है वो किसी बात के लिए। वाह। कभी वाह। ठहरती नहीं है वो किसी बात के लिए। नहीं होती है कविता किसी घात के लिए। कविता एक अकाट्य तर्क है। वाह, फिर से। नहीं होती कविता घात के लिए, वो एक अकाट्य तर्क है। आज का, कल का, आज के, कल का, भविष्य के, पल पल का। वाह। कविता एक अकाट्य तर्क है। आज का, कल का, आज के, कल का, भविष्य के, पल पल का। कविता अपने आप में होती है जीवन की सच्चाई। कविता अपने आप में होती है जीवन जीवन की की सच्चाई। सच्चाई। तो कविता हमें बहुत बार संकेतित करती है, बहुत से जीवन के पहलू हमारे सामने खोलती है, और यही कविता की भूमिका भी है और यही कविता की उपादेयता भी है। बहुत बढ़िया। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस अपने चैनल के लिए हमारा चयन किया और अपने दर्शकों से बात करने का ये अवसर दिया। आभार आपका, आपकी पूरी टीम का।